गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम न्यूटन साहब की बात करने जा रहे हैं। न्यूटन साहब वो आदमी हैं जिसने 23 साल की उम्र में, आज से करीब 350 साल पहले, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी थी। उन्होंने ना सिर्फ हमको लॉज ऑफ मोशन दिए थे, उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी दिए थे, उन्होंने ऑप्टिक्स में भी थोड़ी छेड़छाड़ करी। वो मल्टी डायमेंशनल आदमी था। सबसे इंटरेस्टिंग जो इसकी थ्योरीज हैं वो यहीं पे आ जाती हैं, लॉज ऑफ मोशन में, है ना। क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन से पहले हम लोग मानते थे एरिस्टोटल साहब की बातें। तो पहले मैं उसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। मैंने बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में बता रखा है कि एरिस्टोटल साहब ने कुछ फंडामेंटल मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एयर है, वाटर है और अर्थ है, और हर ऑब्जेक्ट इन तीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अगर आपके पास एक फेदर है तो वो फेदर आ जाएगा थोड़ा सा एयर और थोड़ा सा अर्थ के कॉम्बिनेशन में, है ना। और उन्होंने ये बोला कि हर ऑब्जेक्ट अपने फंडामेंटल नेचर की तरफ जाता है। तो अगर एक स्टोन है जो कि प्योरली अर्थ का पार्ट है, तो आप उसको कहीं भी रिलीज करोगे वो स्टोन अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी कर दिया उन्होंने। सिमिलरली उन्होंने बोला कि अगर रेन वाटर आता है तो रेन क्या करता है, रेन हमारा पानी इकट्ठा होकर नालियों में जाता है, फिर वो रिवर्स में चला जाता है और रिवर्स इवेंचुअली ओशन में चली जाती है। तो बेसिकली उन्होंने वाटर का फाइनल सोर्स ओशन बोल दिया। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी था। और इसी तरीके से अगर आप एक फेदर की बात करते हो तो क्योंकि उसका कुछ पार्ट अर्थ और कुछ पार्ट एयर में है, तो वो उतनी स्पीड से अर्थ की तरफ नहीं जाता जितनी स्पीड से एक स्टोन चले जाएगा। ठीक है, एक तो इन्होंने ये बात बोली थी। दूसरी इन्होंने बात बोली थी कि एवरीथिंग विल इवेंचुअली स्टॉप। तो इस चीज़ को गलत प्रूव करने में गैलीलियो साहब आए, जो कि एरिस्टोटल के 1500 1800 साल बाद आए, है ना। हमने बात करी है इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड। और गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया प्रूव किया। बेसिकली उन्होंने उसको एज ए लॉ नहीं बोला जैसा न्यूटन ने उसको यूज़ किया बाद में। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने मोशन दे दिया है तो बिना कोई बाहरी फोर्स के वो चलता रहेगा। और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन की और रेजिस्टेंस की वैल्यू को समझा कि फ्रिक्शन अगर कम होता तो ऑब्जेक्ट्स नहीं रुकते। ठीक है, कॉपरनिकस हमको बता चुका था कि सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ के अराउंड सन नहीं घूम रहा है। इन सारी थ्योरीज़ को जब न्यूटन ने उठाया तो न्यूटन ने इन सब को कंसोलिडेट करके मैथमेटिकली प्रूव करके दिया कि कैसा अर्थ का मोशन हो रहा है, कैसा मून का मोशन हो रहा है, ग्रेविटेशन की थ्योरी और लॉज ऑफ मोशन को कंबाइन करके। खैर, मैंने काफ़ी कहानी सुना दी, मैं तुमको पॉइंट पे लेके आता हूँ। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट पे खुश है, वो इनर्ट है जब तक उसको तुम छेड़ते नहीं हो। और इनर्ट का मतलब होता है एक तरीके से इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव होती हैं हमारी इनर्ट गैसेस, है ना। तो इनर्ट का मतलब है कि अभी वो खुश है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करेगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको धक्का देना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वरना वो रेस्ट पे बैठा रहेगा। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ स्पीड हो जाती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कुछ स्पीड है तो वो उस स्पीड को मेंटेन करना चाहता है, वो विदाउट एनी फोर्स इस स्पीड को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो नो चेंज विदाउट फोर्स, इतनी सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो स्पीड भी चेंज करनी मुश्किल होती है, एंड सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको लेफ्ट से राइट, सॉरी, इसको ऐसे सोचो कि एक ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन में जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये इस लाइन की तरफ मुड़ जाए, तो मुझे यहाँ पे इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, सो दैट इस ऑब्जेक्ट को ये पुश मिले, तब जाके वो अपना डायरेक्शन चेंज करे। ठीक है, ये तीनों बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और इनके एग्जाम्पल्स या इनके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको आपके बचपन के एग्जाम्पल्स याद दिला देता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग बोलते हैं कि एक पेड़ की डाली को हिलाओ तो पत्तियां क्यों गिर जाती हैं, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहती हैं। पीछे से बेसिकली जर कितना तेज़ मिलता है पेड़ की डाल को कि वो पत्ती उस जर के साथ साथ मूव नहीं कर पाती। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना आप कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि ये मेरा माउस है और लेट्स से मैंने अपनी ये छोटी सी एक बुक ली और इस माउस को इसके ऊपर रखा। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं इस नीचे वाली बुक को बहुत तेज़ी से पुश कर दूंगा तो ये माउस यहाँ ऊपर ही रह जाएगा, है ना। ये चीज़ सबको पता ही है ना। तो करके देखते हैं। ये हाथ को मैं ज़ोर से मारता हूँ, कुछ तो शोर मचने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माउस यहाँ रह जाना चाहिए और बुक नीचे से निकल जानी चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली हुआ ये कि माउस ने अपना लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो किया हमको। ऐसे इनर्शिया ऑफ स्पीड होता है। स्पीड में अगर आप तेज़ी से चल रहे हो और आपको ब्रेक लगानी है तो वो ब्रेक लगानी होती है, आसान नहीं होती है। स्पेशली अगर आप कार में हो, हाईवे पे हो, ज़्यादा तेज़ स्पीड है तो आपको पता है कि ब्रेक लगानी कितनी मुश्किल चीज़ है ना। धीरे धीरे फ्रिक्शन हमारी स्पीड कम करता रहता है हाउएवर। बट अगर फ्रिक्शन ना हो, जैसे कि अर्थ पे फ्री एटमॉस्फेयर, सॉरी एटमॉस्फेयर के बाहर फ्री स्पेस में कोई कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स से सन के चक्कर काट रही है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इनर्शिया ऑफ स्पीड है। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी को मोड़ना आसान काम नहीं है। बेसिकली ये स्पीड और डायरेक्शन मिलके वेलोसिटी बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये 3 लॉज ऑफ इनर्शिया हो जाते हैं। इनर्शिया बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना, तो ये प्रॉपर्टी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो होता है, पहले मैं इसको यही लिख देता हूँ। इनर्शिया जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, और इनफैक्ट हम इस मास को इनर्शियल मास ही बोलते हैं, जो हम रेगुलरली देखते हैं। तो इनर्शियल मास वो मास है जिस मास की वजह से आप जानते हो कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करना या इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना मुश्किल है या आसान है। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इमेजिन तुम सड़क पे खड़े हो और सड़क पे एक तरफ से एक ऑटो आ रहा है और दूसरी मतलब ऐसे समझो कि तुम फंस गए सड़क पे। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ से एक ऑटो तुम्हारी तरफ आ रहा है और यहाँ से एक ट्रक तुम्हारी तरफ आ रहा है, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, और तुम यहाँ पे खड़े थे। तुमको डिसाइड करना है कि मैं अपनी जान किसके सामने लगा दूँ, मैं ट्रक के सामने रिस्क लूँ कि ऑटो के सामने रिस्क लूँ। तो आप सब ऑब्वियसली ऑटो वाले का रिस्क उठाना चाहेंगे अगर ये दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं तो, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑटो के पास कुछ तो कम है, इस ऑटो को रोकना आसान है, ये ऑटो उतना धक्का नहीं देगा आपको। ये ऑटो का मास जो है वो मास कम होने की वजह से आप डिसाइड कर पाते हो कि इस ऑटो के सामने रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली बात इतनी सी है कि एक ऑटो, क्योंकि उसका मास कम है, उसको रोकना ज़्यादा आसान है। ऑटो से छोटी चीज़ होती, मोटरसाइकिल वाली होती, तो तुम तो इज्जत ही नहीं करते हो उसकी, ऐसे ही खड़े हो जाते हो उसके सामने लेट ठोक ले। ठीक है, तो पॉइंट इज़ कि इनर्शियल मास के बारे में और जिक्र करना है हमको, पर इस चैप्टर में नहीं। ठीक है, तो इनर्शियल मास एक बार तुम नाम याद रख के छोड़ सकते हो। ये वो मास है जो हमको बताता है कि एक ऑब्जेक्ट को रोकना, उठाना, मूव करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। यहाँ पे मैंने 3 बॉल्स ऊपर रखी हुई हैं, ये रोल करते हुए आएंगी। ये सारा हम लोग पहले भी सेटअप यूज़ कर चुके हैं ना, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, और क्लियरली देखना है तो यहाँ पे देख लो। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो बॉल्स हैं इनको रोल करके आना है, और ये 3 अलग अलग मासेस के मैंने ब्लॉक्स रखे हुए हैं। सीधी सी बात है कि इस मोमेंट तक हमें नहीं पता है इसका मास ज़्यादा है, पर अभी मैंने कोई ऐसे यहाँ पे ट्रिक नहीं खेल रखी है, जो बड़ा है उसका मास ज़्यादा ही है। तो क्या होगा, सीधी बात है कि बड़े वाले ब्लॉक को मूव करना मुश्किल हो जाएगा, बीच वाला थोड़ा सा ईजी, और थर्ड वाला इज सुपर ईजी। थर्ड वाला इज सो ईजी कि वो चलता ही जा रहा है अभी तक। ठीक है, एक बार और देख लो चाहो तो इन दिस सिचुएशन वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि भाई जिसका मास कम होता है उस ऑब्जेक्ट को मूव करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो कम इनर्शिया शो करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है इनर्शिया की। चलिए अब हम न्यूटन सेकंड लॉ को समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, बस इतनी सी बात है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। और ऑब्वियस है कि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, पर मैं एक बार के लिए इतने से तुमको समझाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये जानते हो कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है समथिंग दैट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ जाने लग गया, और ये सेकेंड वाली लाइन इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया होगा, जल्दी से बताओ। मुझे लगा था कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेके। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको चाहिए होता है डेल्टा वी, जो कि होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो यहाँ पे आप v1 वेक्टर का जब नेगेटिव लेते हो, ठीक है, आपको इसको कॉपी करना है। आप यहाँ पे इसको, इनफैक्ट इस पूरे को मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक बार मैं इसको उल्टा करूँगा, मैं चेक करूँगा कि मैंने ठीक किया है कि नहीं, उल्टा वैल्यू ज़्यादा तो नहीं कर दी, और अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो ये अब ये जो वेक्टर है ये हो गया माइनस का v1 वेक्टर, ठीक है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन तो v2 वेक्टर है ही। अब आप जब इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन का वेक्टर मिल जाएगा अपॉन टी करने पर, है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो वेक्टर है ये डेल्टा वी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट को इधर जाते हुए इधर अगर मोड़ना था तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ा था इस लाइन के अलाउंग। दिस इज़ वेयर द एक्सेलरेशन वॉज प्रोड्यूस्ड, दिस इज़ वेयर द डेल्टा वी वेक्टर इज पॉइंटिंग। ठीक है, चलो पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, राइट। और यहाँ पे हम सीधी सी बात बोलते हैं कि फोर्स भी एक वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, और इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। जो एक्सेलरेशन का काम है dv/dt, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसके दो पार्ट्स ऑब्वियसली क्या क्या हो जाएंगे कि जब भी आप वेलोसिटी की बात करते हो, आप यहाँ पे स्पीड भी चेंज करने की बात कर रहे हो सकते हो, और यहाँ पे आप डायरेक्शन भी चेंज करने की बात कर रहे हो सकते हो। तो एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में भी एक्सेलरेशन लगता है और फोर्स लगता है। ठीक है, इसके बारे में और आप समझ जाओगे जैसे ही हम सर्कुलर मोशन पे आएंगे, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि अभी अभी मैं इसको इन डेप्थ लेके जाऊँ यहाँ पे। लेकिन एक थोड़ा सा इन डेप्थ मैटर आ जाता है। ये मैटर ये हो जाता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन कि इस छोटी सी इक्वेशन को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि भाई एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, या फिर मैं लिख सकता हूँ एम इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ
m इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a, और फिर मैं तीसरा लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब क्या ये छयों स्टेटमेंट्स करेक्ट है? क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो हमको पता है सही है, तो अब इन सारों में से कौन से स्टेटमेंट्स को हम करेक्ट बोलें? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है समझनी कि फोर्स और एक्सेलरेशन आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, है ना। फोर्स बेसिकली एक कॉज है जिसका प्रोडक्ट या इफेक्ट एक्सेलरेशन है, ठीक है। फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने मास के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है। तो एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट, इज द आउटकम। एक्सेलरेशन विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन विल डिपेंड इन्वर्सली ऑन मास। ये दोनों स्टेटमेंट्स सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा सेकेंड लॉ इन दो स्टेटमेंट्स को बोल रहा है, और बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। फोर्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, अनलेस आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा यूज़ हो रहा हो, कुछ वियर्ड ट्रिक हो रही हो, वहाँ पे तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर ही लोगे इन मैथमेटिकल फीचर्स को। पर सेकेंड लॉ का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है यहाँ पे कि अगर फोर्स को जीरो कर दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, है ना, इस फोर्स को जीरो करने का मतलब होता है, हम बोलते हैं कि इसके कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहे होंगे। अभी अगर इस माउस की बात करें कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी तो लग ही रही है, फिर मेरा हाथ इस पर नॉर्मल भी लगा रहा है जो इसको उठा के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि फोर्स जीरो होने का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो हो जाए, या नेट फोर्सेज एड अप टू जीरो, ठीक है। नेट फोर्सेस को हम जीरो बोल देंगे यहाँ पे। इसको हम यह भी बोल सकते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर है। जब आपके नेट फोर्सेस जीरो हो रहे होते हैं तो आप उसको बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्योंकि ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उसकी कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये तो वापस फर्स्ट लॉ पे बात आ गई। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ, बोल सकते हैं, पर गलत बोलेंगे। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक मैटर है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के ऊपर इंटरनेट पे भी और क्लासेस में भी और अच्छे अच्छे टीचर्स भी इस चीज़ को बोल चुके हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे इज फर्स्ट लॉ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ, तो वहाँ पे लिखा होगा यस, बट तो उसका आंसर है नो। अगर इतना ईजी होता तो न्यूटन साहब डालते क्यों? फर्स्ट लॉ क्यों बोलते हो उसको जब वो सेकंड लॉ से डिराइव हो जाता है तो, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेन करने का प्रिंसिपल था, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये बक्सा बना रखा था, और इस बक्से में अब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, और इस चीज़ को हम बोलते हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करने को बोल रहे हैं हमको न्यूटन साहब बाय दिस फीचर। वो बोलेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पे रहता है किसी फ्रेम में, फ्रेम का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, राइट। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है या अपनी कंटिन्यूस स्पीड मेंटेन करके रखता है और डायरेक्शन मेंटेन करके रखता है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को कब, जब ऑल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट आर जीरो, बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया तभी लागू हो रहा है जब इस पर नेट फोर्सेज जीरो है। तो एक ऑब्जेक्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स, बाहर से कोई फोर्स ना लगे उस पर, तो वो रेस्ट पे हो या अपनी स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करके चलता रहे, तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हो। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेकंड और थर्ड लॉ एप्लीकेबल हैं या वर्किंग है। अगर आपका रेफरेंस ऑफ फ्रेम रेफरेंस खुद इनर्शियल नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात न्यूटन ने बोली क्यों? उसने ये इसलिए बोली क्योंकि वो भाई, वो इधर उधर नहीं देख रहा था, वो अपने लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए अर्थली प्रॉब्लम्स नहीं देख रहा था, वो प्लैनेट्स देख रहा था, और उसको एक्सप्लेन करना था एक बड़े स्केल पे अपने लॉज को। और अर्थ पे बैठा हर इंसान एक इनर्शियल फ्रेम में नहीं बैठा है, क्योंकि हम सब तो एक्सेलरेट कर रहे हैं। टेक्निकली अगर अर्थ अपने खुद के चक्कर काट रही है तो इसकी सरफेस पे खड़ा कोई भी इंसान जो है, ये थोड़ा अजीब तरीके से खड़ा है, पर इसकी सरफेस पे खड़ा हर इंसान इसके साथ साथ मूव कर रहा है। और मूव करना कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ठीक होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं जो या तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, पर किसके अबाउट ये हमें नहीं पता। हमको तो लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, हमको लगता है हम कांस्टेंट वेलोसिटी पे हैं, पर हम नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि अगर अर्थ के सेंटर के तरीके से देखोगे, सेंटर के फ्रेम से देखोगे, तो हम उसके चक्कर काट रहे हैं, और कोई भी चीज़ चक्कर काट रही होती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है हम पे, और इस वजह से हम एक्चुअल में एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है नहीं। तो इसलिए कुछ लॉज हैं और कुछ थ्योरीज हैं जिनको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है इसको ढंग से समझाना, तो मैं इसको ढंग से समझाता हूँ। तो हम टेक्निकली एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कहलाए जा सकते आउटर स्पेस में देखते टाइम, या अगर ऊपर से हम किसी फिनोमेना को अर्थ पे देख रहे हैं। जैसे जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ इस सिस्टम को, और हम देखते हैं कि हमारा ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है वो करीब करीब रेस्ट पे है, और उसके अराउंड हमारा ब्राउन ऑब्जेक्ट चक्कर काट रहा है,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और तुम इसको आराम से देख लो। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि ये ब्राउन ऑब्जेक्ट चक्कर काट रहा है, तो लेट मी जस्ट ओवरलैप दिस। तो ये ब्राउन ऑब्जेक्ट जो है उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ये बात तो तुमको पता ही होगी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हमको गोल घुमाना होता है, जैसे एक पत्थर को भी अगर मैं अपने अराउंड गोल घुमाना चाहता हूँ, तो मुझे उस पत्थर को खींच के रखना पड़ता है। ज़्यादा भारी पत्थर होगा तो मेरे को ज़्यादा भारी स्ट्रिंग या एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रिंग चाहिए होगी उसको अपने अराउंड गोल घुमाने के लिए, है ना। ये अंदर की तरफ जो हम खींच के रख रहे हैं ना एक पत्थर को, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स कराता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये जो ब्राउन ब्राउन वाला ब्लॉक इस ब्लू ब्लॉक के अराउंड चक्कर काट रहा है, तो इस ब्राउन ब्राउन वाले ब्लॉक पे, सॉरी, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि फ्रिक्शन हो इस ब्लॉक पे, और ज़मीन के फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक स्लिप ना कर पा रहा हो और ये अंदर की तरफ फोर्स उसको मिल जाता है फ्रिक्शन से, और ये ज़मीन के साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली ऐसा देख के लग रहा होगा कि फ्लोर घूम रहा है, हमारा ब्लू ऑब्जेक्ट वहाँ सेंटर में रेस्ट पे बैठा हुआ है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारा ब्राउन ऑब्जेक्ट उसके चक्कर काट रहा है। राइट, ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रेम 1 का, और इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ ऐसे ब्राउन ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है इतना लिख के मैं यहाँ ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ फ्रेम 2 पे, और इस फ्रेम 2 में मैं इस सिस्टम को साइड से देखता हूँ। और अब जब हम इसको साइड से देखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है ये सिस्टम के साथ साथ घूम रहा है, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट करीब करीब रेस्ट पे रहता है। सिर्फ ये लास्ट में थोड़ा सा मूव करना शुरू किया क्योंकि सरफेस की इम्परफेक्शंस की वजह से हल्का सा उस पर फ्रिक्शन लग गया, वरना ये ऑब्जेक्ट पे ज़रा सा भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। ये फ्रिक्शन लेस ऑब्जेक्ट है। जब आपकी सरफेस घूम रही है तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ये वही ब्राउन ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे फ्रिक्शन वाला बताया था, ठीक है, पर इस पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस पर। तो इन दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और पिछली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस ही नहीं समझा पा रहे कि किस पे क्या लग रहा होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मैटर से समझा जाता है, और इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग सूडो फोर्सेस पढ़ने जाएंगे, टॉपिक जब आगे बढ़ेगा। पर अभी फिलहाल एक छोटा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो एक्चुअल में जो फ्रेम रेस्ट पे है ना वो ये वाला है। यहाँ पे जहाँ पे लाइट्स रेस्ट पे हैं, तो लेफ्ट और राइट से जो लाइट पड़ रही हैं वो बाहर से पड़ रही हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बड़ा सा टेबल पे है जो टेबल घूम रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये टेबल घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा, और लाइट्स जो है वो बाहर हैं। तो एक्चुअल में ये टेबल घूम रहा है, उसके साथ साथ सेंटर का ब्लू वाला ऑब्जेक्ट घूम रहा है, क्योंकि सेंटर वाले ब्लू ऑब्जेक्ट पे कुछ फ्रिक्शन है, और ये जो साइड का ऑब्जेक्ट है इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसके एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर दो, यहाँ पे मैं एक बॉल को ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देखो कि इस बॉल का मोशन कैसा होता है, तो आपको थोड़ी सी फील आ जाएगी। इस बॉल में फ्रिक्शन, लेट मी चेक, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो ये बॉल जैसे ही टच होती है, ये ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड खुद घूम रहा है, ठीक है, तो ये बॉल ग्राउंड के साथ घूमना शुरू कर देती है। इनफैक्ट आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बॉल का रोटेशन का डायरेक्शन देखो ज़रा, इस तरफ कैसे रोटेट कर सकती है। ये तभी रोटेट कर रही होगी जब ज़मीन पीछे से इसके अराउंड स्लिप कर जाती है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अब आप घुमा दो, अब आप इस चीज़ को यहाँ पे ढंग से देखो, तो ये बॉल सिर्फ गिरी है, ज़मीन खुद घूम रही थी, तो ये बॉल उसके ऊपर भी स्पिन करना शुरू कर जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऊपर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो कंप्लीटली रैंडम लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि इस बॉल के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक बॉल इस पर्टिकुलर स्टेट में पहले राइट जा रही है, राइट घूमते हुए। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा लगता है कि इस बॉल को किसी ने धक्का दिया, जिस वजह से ये बॉल गोल घूमना शुरू हुई। खैर, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इस बॉल के एक्सप्लेनेशन में चले जाऊँगा, तो अब इसको रहने देते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जिसमें वही चीज़ रेस्ट पे रहे जिस पे एक्चुअली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जिस क्यूब पे एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है वो क्यूब रेस्ट पे रहता है ना। ये वाले क्यूब पे जो कि फोर्स, जहाँ पे फोर्स जीरो हो जाता है, वो क्यूब रेस्ट पे, और दूसरा क्यूब घूम रहा है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। हाउएवर, आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग मैटर, और ये कन्फ्यूजिंग मैटर होने की वजह से न्यूटन साहब ने इसको एक फर्स्ट लॉ की तरह दिया कि पहले आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लो, उसके बाद सेकंड और थर्ड लॉ को समझने की कोशिश करना। मैं अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की और डेप्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हें फोर्सेस का आइडिया नहीं है, अभी तुम्हें फ्रिक्शन का आइडिया नहीं है। तो देर इज़ अ टॉपिक कॉल्ड सूडो फोर्स, जिस टॉपिक में हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करेंगे, 3-4 लेक्चर बाद आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रख लो। अब मैं सेकंड लॉ पे था, और सेकंड लॉ में हमारे पास ये सारी सिचुएशंस आ गई थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। सेकंड लॉ में भी एक पर्टिकुलर तरीका है पढ़ाई करने का जो हमको स्पेशली समझना है, और इस तरीके को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली सेकंड लॉ को यूज़ करने का इकलौता सबसे अच्छा तरीका है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से हमारा एक बंदा ज़मीन पे खड़ा हुआ है, और इस पर्सन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे ये मैं समझाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के
एक फ्री बॉडी की तरह यहाँ रख देता हूँ। फिर मैं इससे पूछता हूँ कि तुम्हारे सेंटर से एक ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो मैं उसको mg की तरह लिख देता हूँ। फिर तुम्हारे एक पैर से ऊपर की तरफ तुमको कुछ वज़न फील हो रहा होगा, दूसरे पैर से भी ऊपर की तरफ कुछ हो रहा होगा, किसी एक पैर पे ज़्यादा दूसरे पे कम भी हो सकता है। एक नॉर्मल ऊपर और एक नॉर्मल यहाँ ऊपर, ये दो फोर्सेस ज़मीन से ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो ये तीनों फोर्सेस मिला के एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि इसको फ्री छोड़ दिया। अगर इस ऑब्जेक्ट पे ज़मीन नहीं होती तो उस पर ये नॉर्मल वन और नॉर्मल टू भी नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इस पर सिर्फ एक एम जी का फोर्स लग रहा है। और अगर ज़मीन नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि एम जी का जो फोर्स है वो इस बॉडी को कुछ एक्सेलरेशन देगा। और कितना एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मास अपने आप कट जाता है। दिस इज़ वेयर द सेकेंड काइंड ऑफ मास कम्स। जब आप एम ए के टर्म्स में मास को डिफाइन कर रहे होते हो तो ये मैंने आपको बताया था एक इनर्शियल मास है। ये वो मास है जो एक ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस को शो करता है कि इसको मूव करने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है। तो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ तो ए अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब एम मास का ऑब्जेक्ट होगा। पर ये जो लेफ्ट साइड का मास है ना, ये एक्चुअल में ग्रेविटेशनल मास है। ये पूछता है कि इस मास का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना है, अर्थ इसको कितना प्यार करती है, इसको कितना पुल करती है। इंटरेस्टिंगली आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हमने इन दोनों मासेस में कोई डिफरेंस नहीं पाया है। तो इनर्शिया शो कर रहा है जो मास, वही मास ग्रेविटी के बराबर, एग्जैक्ट सेम वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये दोनों कट जाते हैं और सारे ऑब्जेक्ट्स हमेशा ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से गिरेंगे इन केस ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस जब नहीं होता है तो सारी चीज़ें ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से इसीलिए गिरती हैं। खैर, ये एक फ्री बॉडी डायग्राम है जिसको हम आगे की क्लासेस में और डेप्थ में लेके जाएंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि अभी के लिए ये थर्ड लॉ को समझाने के लिए काफ़ी है। थर्ड लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड लॉ कहता है कि फोर्सेज आर ऑलवेज टू। कभी भी एक इकलौता फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस पेन को उठा के बैठा हूँ तो मैंने अप्लाई किया इस पेन पे फोर्स और ये पेन एक्सेप्ट कर रहा है मेरे फोर्स को, है ना। पर न्यूटन साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पेन पे फोर्स लगा रहे हो और ये पेन आप पे फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं थर्ड लॉ की जिनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला है सेम टाइप। अब आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेज तो किसी ने बताया नहीं, कौन बताएगा, मैं बताऊँगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं नेचर में चार। इनको हम चार फंडामेंटल फोर्सेज बोलते हैं नेचर के। इसमें से दो फोर्सेज हैं जो तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं और दो फोर्सेज हैं जिनके बारे में तुम कुछ नहीं पढ़ने वाले, नॉट एटलीस्ट इन 11th क्लास। तो जिनके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं उनको मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर के फोर्सेज हैं। एक होता है वीक न्यूक्लियर, ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है। और अब जो दो फोर्सेज हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल। ठीक है, ये हमको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बार यूज़ करना है। हम बेसिकली बोलते हैं कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, सारे फोर्सेस इन चार कैटेगरीज के अंदर ही आ जाने चाहिए। अब इन चार कैटेगरीज में ग्रेविटेशन इज़ अ वेरी क्लियर डेफिनेशन। देखो, न्यूक्लियर वालों को तो छोड़ दो, वो तो बहुत ही माइन्यूट माइक्रो स्केल की चीज़ है, माइक्रो से भी छोटा इनफैक्ट। पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत सिंपल डेफिनेशन फॉलो करता है, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स। एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है G m1m2/r²। दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दैट्स इट। ये फोर्स दूर दूर से लगता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा होता है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, और दैट्स इट, इतनी सी डेफिनेशन है ग्रेविटेशन की। तो इसका मतलब है इस दुनिया में जितने भी सारे फोर्सेस के नाम तुम जान सकते हो या ले सकते हो, वो सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पार्ट बन जाते हैं। जैसे जैसे हर वो फोर्स जिसका तुमने नाम सुना होगा, अगर तुमको पता है कि एक रस्सी को पुल करने पे कौन सा फोर्स लगता है तो उसका नाम होता है टेंशन। तो टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नॉर्मल, जब भी आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो वो नॉर्मल है, तो बेसिकली टेंशन जो है वो पुल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और नॉर्मल पुश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और तीसरा फोर्स फ्रिक्शन, जो कि एक शेयरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये तीनों फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में। और अगर तुम्हारे हाथ में ग्लू लग गई है तो ग्लू तुम्हारे हाथ पे चिपकी है और तुम्हारे हाथ पे अगर ग्लू के साथ तो कोई और भी चीज़ चिपकी हुई है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। बहुत ही अजीब लग रहा होगा सुनने में। अगर तुम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से पुल करना जानते हो तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा ही, पुश भी कर सकता है मैग्नेट, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो यही हैं। और नाम कौन से होते हैं, आपने एयर रेजिस्टेंस का नाम सुना है अभी तक, एयर रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अगर आप पानी की बात करो तो वो विस्कस फोर्स लगाता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। पानी एक बॉयेंट फोर्स भी लगाता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये हो क्या रहा है, इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आ कहाँ से रहे। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के, पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के बीच के अट्रैक्शन को। जिसका मतलब है कि अगर एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम मिलके एक H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से। और अगर ये मॉलिक्यूल
और दूसरों मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा टकरू के कोई और भी काम कर रहा है, तो देर इज़ ऑलवेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। केमिकल रिएक्शन सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टेंशन देने के काबिल है, टेंशन देने के काबिल क्या होता है, कोई भी एक वायर आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो जैसे ये अगर एक वायर है और इस वायर को मैं लेफ्ट साइड से पुल करता हूँ, तो मेरे को राइट हैंड से भी जोर लगाना पड़ता है इस वायर को खींच के रखने के लिए, है ना। बेसिकली दिस वायर इज केपेबल ऑफ पुलिंग, राइट। पुल करने के लिए इस वायर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होने चाहिए, और वो मॉलिक्यूल्स लंबी लंबी स्ट्रैंड्स बना के बैठे होंगे, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो धागा हो, कॉटन हो, कुछ भी हो। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक बना के बैठे, और ये लिंक क्या है, ये सारे के सारे केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो इवेंचुअली एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे से अटैच्ड है, और केमिकली अगर वो अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड बोल लो, कोवैलेंट बॉन्ड बोल लो, बन तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही रहे ना, ठीक है। तो सारा टेंशन नॉर्मल मतलब पुश करने का काम, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली डीप डाउन इलेक्ट्रॉन्स के आपस में अट्रैक्शन और रिपल्शन को डील कर रही होती हैं, और वहीं पे आपके सारे के सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। अब सेम टाइप के फोर्सेस होने चाहिए। एक्शन रिएक्शन पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का एक एग्जांपल ऐसे समझो, हम लोग का सबसे कॉमन मिसकॉन्सेप्शन जो है सब स्टूडेंट्स का, वो यही होता है कि लेट्स से आप यहाँ खड़े थे, और मुझे ऐसे केस में ना एक लंगड़ी टांग पे खड़ा हुआ इंसान थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाता है। अभी भी गिरेगा वो, वैसे थोड़ा सा इसकी टांग को ऐसे रखना पड़ता है। चलो, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई पर्सन खड़ा है, तो हम बोलेंगे कि इस पर्सन पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक यहाँ पे इसके सेंटर से mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, और एक फोर्स इस पे नॉर्मल का ऊपर लग रहा होगा, जो ज़मीन इस पे लगा रही होगी। ठीक बात है। मैं जितने बच्चों से पूछता हूँ कि क्या ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, वो सारे बच्चे हाँ बोल देते हैं, पर असल में ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर का पहला प्रिंसिपल ही यही है कि वो सेम टाइप के होने चाहिए। mg जो है ये तो ग्रेविटेशन है, और n जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो ये दोनों सेम टाइप के भी तो नहीं हुए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आप ये याद रख सकते हो कि सेम टाइप का होना चाहिए। पर सेम टाइप का होना काफ़ी नहीं है, कन्फ्यूजन अभी भी क्रिएट होता है। सेम टाइप के बाद आप देखो, ये सेकंड प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिफरेंट बॉडीज़। क्लियर क्यों नहीं हो रहा यार? ठीक है, डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दूसरी बॉडीज़ पे लगेंगे। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाएगा। कभी भी एक अकेली बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं लग सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग जब इस सिचुएशन को देख रहे हैं, हम एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे इस पर्सन के नीचे पूरी की पूरी अर्थ थी, और अब हम यहाँ पे अगर देखें तो अर्थ का एक अपना फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। इतना अंडे जैसी अर्थ क्यों है मेरी, मुझे नहीं पता। अर्थ का अपना एक फ्री बॉडी डायग्राम होगा, और हमारे ह्यूमन का अपना फ्री बॉडी डायग्राम होगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस ह्यूमन पे अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था, तो बदले में ये ह्यूमन अर्थ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था। नाउ दीज टू नॉर्मल रिएक्शंस आर एक्चुअली एक्शन रिएक्शन पेयर। सिमिलरली, अगर इस ह्यूमन पे mg नीचे की तरफ लग रहा था, जो कि अर्थ का पुल है, तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर भी mg इक्वली ऊपर लग रहा होगा, और ये दोनों सेम होंगे, इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। तो ये mg आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये नॉर्मल्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। दे आर ऑफ द सेम टाइप, दे आर एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट बॉडी। और देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इनका वैल्यू सेम होगा। दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन, समझ लो, सिंपल सी बात है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका mg अगर डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो इसका mg अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। इसका नॉर्मल डाउनवर्ड है, तो इसका नॉर्मल अपवर्ड है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, सेम टाइम। सेम टाइम बोलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, साइमल्टेनियस, अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो। और साइमल्टेनियस का मतलब हो जाता है कि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कॉज इफेक्ट क्या होता है कि भाई एक पहले आया दूसरा बाद में आया, तो नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें से हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई एक पहले आया दूसरा बाद में आया। एक्शन और रिएक्शन, एक्चुअली सुनने में ही ऐसा लगता है कि एक्शन पहले आया होगा तो रिएक्शन आया होगा, पर ऐसा नहीं है, दोनों इंस्टेंटेनियसली साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। और फाइनली इनके इफेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? दिस इज़ न्यू। इफेक्ट डिफरेंट होने का मतलब ये होता है कि आप ये तो जानते हो कि फोर्स 1 और फोर्स 2 इक्वल हैं अलग अलग बॉडीज़ पे, है ना। पर फोर्स 1 जो है वो बॉडी 1 को कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और फोर्स 2 है वो बॉडी 2 को कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो इवेंचुअली अगर यहाँ पे मास 1 की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो एक्सेलरेशन 1 की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी। और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो उसका एक्सेलरेशन हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो रही है जहाँ पे अर्थ और ह्यूमन दोनों साथ साथ में हैं। तो फिलहाल अगर तुम जंप लगाते हो, तो तुम तो 1 फीट ऊपर चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये इतना सा फोर्स भी तुम्हारे को इतना एक्सेलरेशन देने के लिए काफ़ी था। पर अर्थ का मोशन देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल का मोशन होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, इवन दो ये सेम नॉर्मल रिएक्शन तुम पे और अर्थ पे दोनों पे लग रहा था।
तो इन दोनों फोर्सेस के एक्शन और रिएक्शन के इफेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। इफेक्ट्स का सिंपली मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं जब फ्री बॉडी डायग्राम को समझाना शुरू करूँगा, और फिलहाल तो मैं स्टैटिक सिचुएशन से शुरू करूँगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जब अगली क्लास में मैं डायनामिक सिचुएशन पे जाना शुरू करूँगा, तब मैं आपको मोमेंटम और सेकंड लॉ के और डेप्थ में लेके जाऊँगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के आगे के लॉज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, मिलें फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।